हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? इसका आंसर है, ब्रह्म का निवास मनुष्य के अंदर है। ब्रह्म उन लोगों में निवास करता है जो सुख, स्नेह, भयग्रस्त नहीं है, जो कंचन, सोना, पैसा को मिट्टी के समान समझते हैं, उनमें ही ब्रह्म का निवास होता है। जो हर्ष सुख से परे हैं, जो मान अपमान से अलग है, जो आशा को मन से निकाल देते हैं, जो तटस्थ रहते हैं, जो काम क्रोध से परे रहते हैं, उन्हीं लोगों में ब्रह्म का निवास होता है। तो एक का ये आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? इसका आंसर है, कवि रसखान ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। रसखान ने राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्रों से देखा है। कवि प्रेम को वाटिका मानता है और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा है। वाटिका की हरियाली माली मालिन द्वारा ही संभव हो पाती है। कवि की प्रेम वाटिका को पुष्पित, पल्लवित, विकसित राधा कृष्णन के दर्शन ही कर सकते हैं। तो दो का ये आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। इसका आंसर है, कृष्ण चित चोर है। वे प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं। वे एक टक देखते ही मन को पावन पवित्र कर देते हैं। पलक उन पर से हटती ही नहीं, शरीर और मन चित्त रहित हो जाता है। तीन का ये आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान रचित सवये का भावार्थ अपने शब्दों में करे। इसका आंसर है, कृष्ण लीला के सौंदर्य के सामने अन्य दृश्य किसी काम के नहीं रह जाते हैं। कृष्ण की लकुटी और कंबली पर तीनों लोग के सुख को कवि तज देना चाहता है। नंद की गाय चराने में 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख विस्मृति कर दिए जाने योग्य है। कवि करोड़ों इंद्र के धाम को त्याग देना चाहता है। तो इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न है मोस्ट वीवीआई, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? इसका आंसर है, भारत माता गुलामी के कारण अपने ही घर में प्रवासिनी प्रदेश में रहने वाली बनी हुई है। यह कविता गुलाम भारतवर्ष में लिखी गई थी। भारत माता दीनता में जड़ीभूत है। उनकी पलकें नहीं गिरती हैं, उनका चित्र झुका हुआ है, मन गिरा हुआ रुलाई थिरक रही है। युगों युगों के अंधकार से मन विषाक्त हो गया है। वह अपने घर में ही घर विहीन प्रवासिनी बनी हुई है। भारत माता के कष्टों को बयान करने वाली ये पंक्तियाँ भारत की गरीबी का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती है। आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? स्पष्ट करे। जनतंत्र का जन्म पाठ के असमय में रथ का घर घर नाद का अर्थ समय चक्र का परिवर्तन बतलाया है। समय परिवर्तनशील है, उसके परिवर्तन अथवा बदलाव को समझना ही रथ का घर घर नाद का सुनना है। आज जनतंत्र का जन्म हो रहा है। राजतंत्र समय के भूडोल में नष्ट हो रहा है। जनता की ताकत प्रकट हो रही है। अगला प्रश्न है, इसी में है, यही समय चक्र का परिवर्तन है। इस समय कवि समय के रथ की घर घर नाद के आवाज के रूप में सुनता है। अगला प्रश्न है, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है? स्पष्ट करे। इसका आंसर है, परमाणु बम के विस्फोट से जो अग्नि पैदा है उसका प्रकाश अनंत होता है। धरती के मनुष्य जल जाते हैं, कोई नहीं बचता है। मनुष्य की कोई छाया नहीं बनती ही नहीं, या बनती है तो वह दिशाहीन होती है। मनुष्य भाप बन जाता है। हाँ, प्राकृतिक सूर्य के उगने से छायाएं बनती है, उनकी दिशा और लंबाई होती है। अगला प्रश्न है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? इसका आंसर है, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण रचित कविता है, जिसमें तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है। आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का अभिलेख यह कविता है। कवि जब घर लौटता है तो वृक्ष एक बूढ़े चौकीदार की भांति खड़ा है। यह कवि के दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता है, इसलिए कवि को यह बूढ़ा चौकीदार लगता है। यह पेड़ प्रतीक है जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाने वाले का। यह प्रतीक है मनुष्य को जंगली हो जाने का। अगला प्रश्न है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? इसका आंसर है, कवित्री अनामिका ने क ख
ग घ सीखने के क्रम में संघर्ष करते बेटे की कहानी कही है। क से घ तक तो बच्चा आसानी से सीख जाता है, लेकिन अंग सीखने के फंस जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यह है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? इसका आंसर है भक्त एवं भगवान अभिन्न है। रेनर मारिया रिल्के एक भक्त कवि है। भक्त है तभी भगवान है, और भगवान है तभी भक्त है। कवि कविता के प्रथम 3 पंक्तियों में कहते हैं कि जब उसका अस्तित्व न रहेगा तब भगवान क्या करेंगे। भक्त भगवान का जलपात्र है, वह टूट कर बिखर जाएगा तो क्या होगा। जब भगवान की मदिरा सूख जाएगी या स्वादहीन हो जाएगी तो क्या होगा। भगवान का अस्तित्व भी गायब हो जाएगा। भक्त में ही भगवान बसते हैं। तो ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। कैसी बनी हुई है? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिखा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। पेशा बदलने की भी तो आवश्यकता आ पड़ती है। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यह दूषित प्रथा बन गई है। यह स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व की विरोधिनी प्रथा है। अगला प्रश्न है विष के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। आचार्य नलिन विरोचन शर्मा की कहानी विष के दांत का नायक तो कासू को होना चाहिए था, लेकिन इसका नायक मदन है। मदन ने ही कासू के 2 दांत तोड़ डाले। अमीरों की अमीरी की उसे परवाह नहीं था, पट्टा भीर गया और इस कहानी का नायक बन गया। नायक वह होता है जो कहानी को उसके उद्देश्य तक पहुंचाता है। वह व्यक्ति है मदन। अतः मदन नहीं विष के दांत का नायक है। मदन ही विष के दांत का नायक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। इसका आंसर है आचार्य नलिन विरोचन शर्मा ने विष के दांत शीर्षक अत्यंत सार्थक, सटीक एवं दुरुस्त दिया है। खोखा और मदन के बीच झगड़ा हो जाता है। मदन गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, खोखा अमीर वर्ग का। खोखा के 2 दांत तोड़ डाले गए। मदन के पिता गिरधर ने प्रसन्नता जाहिर की कि तूने विष के 2 दांत तोड़ डाले। यह प्रसन्नता का विषय है। निष्कर्षतः अमीरों का जीवन कृत्रिम होता है, गरीबों का जीवन संघर्षशील होता है। अमीरों का व्यवहार विषपूर्ण होता है। अतः यह शीर्षक अत्यंत सार्थक है। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? इसका आंसर है जो लोग आजकल के भारत को घूम कर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की याद है, जबकि लेखक मैक्स मुलर का अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत का नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत का दर्शन गाँव में ही हो सकता है। अगला प्रश्न है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? इसका आंसर धर्मों की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सका है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। भारत बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। भारत पारसियों के जुरथुरुस्त धर्म की शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते हैं। भारत में आध्यात्मिकता, मानववाद और मानवतावाद पाया जाता है। अगला प्रश्न है लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य की किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? इसका आंसर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष है। अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, यह हमारी पशुता की निशानी है। लेखक इसलिए पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। स्पष्ट है वह पशुता की ओर ही बढ़ रहा है। वह चाहता जरूर है कि वह मनुष्यता की ओर बढ़े। आज मनुष्य अस्त्र का जखीरा इकट्ठा किए जा रहा है। यह तो पशुता की ही निशानी कही जाएगी। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? इसका आंसर है एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उसने अचानक पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लेखक के पहले से तैयार नहीं था, परंतु प्रश्न का उत्तर देना जरूरी था। इसी चिंतन प्रक्रिया में निबंध अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है
लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? जब मनुष्य के पास हथियार नहीं थे तो वह नाखूनों को अस्त्र का काम लेता रहा होगा। मनुष्य अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। यह तर्क संगत प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? इसका आंसर है देवनागरी लिपि में हिंदी की विविध बोलियां, नेपाली, नेवाड़ी एवं मराठी भाषाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? इसका आंसर है बहादुर के पिता का निधन युद्ध में हो गया था। उसकी माँ उसकी गलतियों पर काफ़ी पिटाई करती थी। भैंस की पिटाई के आरोप में माँ ने बुरी तरह बहादुर की पिटाई कर दी। वह घर से कुछ पैसे लेकर 9-2-11 हो गया। अगला प्रश्न है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? इसका आंसर है नौकर तो मध्यवित्त परिवार के लोग रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद में अपमानित करने लगते हैं। रिश्तेदार ने सोचा कि बहादुर पर आरोप लगाने से लोग उसे वास्तविक घटना रुपया चुराने का घटना मान लेंगे। ईमानदार बहादुर को इस घटना पर अत्यंत क्षोभ होता है। वह उदास रहने लगता है। हाँ, इस घटना के बाद उसे दुर्व्यवहार बढ़ जाता है। वह काम में भी मन से नहीं करने लगा। चोरी के आरोप के कारण वह भाग भी गया। मतलब चोरी के आरोप के कारण वह वहाँ से भाग गया। अगला प्रश्न है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है बहादुर की वजह से एक नौकर की कमी दूर हुई। सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। कपड़े चमचम सफ़ेद। मालकिन निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई खर भी न टसकाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइश से बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता था। सभी रात में पहले सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले नहीं उठते थे। तो इसका आंसर ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर के चले जाने पर सबको सुख मिलने पछतावा क्यों होता है? सबको पछतावा क्यों होता है, ये प्रश्न है। इसका आंसर है बहादुर से सबको सुख मिलने लगा था। सबकी सहूलियतें बढ़ गई थी। सभी स्वच्छ एवं स्वस्थ नजर आने लगे थे। सबको तनाव मुक्त रखने में बहादुर की भूमिका प्रमुख थी। वह लगभग घर का सदस्य बन गया था। वह सब कुछ सहकर काम करता था। कोई सामान भी वह नहीं चुरा कर ले गया। इसीलिए उसकी कमी सबको अखरने लगी। सभी पछतावा करने लगे। अगला प्रश्न है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? इसका आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत में राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई। वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इसी संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। क्या कोई भी देश भारत के रामायण और महाभारत का मुकाबला कर सकता है? नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करिए। इसका आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना दिन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है। ये भावनाएं उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य विचारधारा मात्र नहीं, इसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। यह साहित्य का अस्थायी पक्ष है। अगला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? इसका आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंध परंपरा का मूल्यांकन में समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा की है। परंपरा का ज्ञान उन लोगों, लेखकों, चिंतकों के लिए ज़्यादा आवश्यक है जो साहित्य के युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फ़कीर नहीं हैं, जो रूढ़ियों तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कलकत्ते के दर्शन की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में बिरजू महाराज जी ने नृत्य किया था। उस नृत्य की कलकत्ते की दर्शक जनता ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तमाम समाचार पत्रों में वे छपे और छा गए। वहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उस समय वे
उस समय से वे निरंतर प्रगति के शिखर की ओर बढ़ने लगे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। इसका आंसर, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताश्री ही थे। बिरजू महाराज को तालीम बाबूजी से मिली ही, उन्होंने ही बिरजू महाराज को गंडा बांधा। वे उत्कृष्ट स्वभाव के थे। वे अपना कष्ट किसी के समक्ष प्रकट नहीं करते थे। वे कला प्रेमी थे। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी का निधन हो गया। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की अपनी शागिर्दों के बारे में क्या राय है। इसका आंसर, बिरजू महाराज अपनी शिष्या रसीम वाजपेयी को भी अपना शागिर्द मानते हैं। वे उन्हें शाश्वती कहते हैं। इसके साथ साथ वेरोनिक, फिलिप, मैकलिन, टॉक, तीरथ प्रताप, दुर्गा इत्यादि को उन्होंने प्रमुख शागिर्द बताया है। वे नृत्य के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं। इसका आंसर, बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते हैं। जब वे नाचते थे तो उनकी अम्मा देखती थी। वे अपनी अम्मा से अपनी कमी और अच्छाई के बारे में प्रश्न किया करते थे। अम्मा जी ने पिताश्री से तुलना कर इसमें निखार सुधार लाने को कहा। अगला प्रश्न है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। इसका आंसर, आदमी के चपेट में आने पर मछली कटने के लिए मजबूर थी। पानी नहीं रहने के कारण गमछे में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरे में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सिर से ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते हुए दीदी का पूरा शरीर सिहर रहा था। यहाँ दीदी का सिहरना, कपकपाना और मछली का लहराना दोनों में समानता दिखलाई पड़ती है। यह है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। इसका आंसर है, शिक्षा का ध्येय महात्मा गांधी चरित्र निर्माण मानते थे। साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने से आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करना चाहते थे। यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान इन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन मात्र है, साध्य है। चरित्र निर्माण, गांधी जी के अनुसार वे ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते थे जिससे मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास हो। अगला प्रश्न है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा महात्मा गांधी मानते हैं। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है। इस मार्ग की विशेषता क्या है। इसका आंसर है, घनानंद अति सुधो शीर्षक कविता से कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है। प्रेम में तनिक भी टेढ़ापन नहीं चलता है। प्रेम मार्ग में सच ही चलता है। यहाँ अहंकार का त्याग करना पड़ता है। प्रेम में कपटी झिझकते हैं, वे निशंक नहीं रह पाते। प्रेम में यह एक मूल्यांकन चलता है। कृष्ण मन तो लेते हैं पर छटाक भी नहीं देते। अगला प्रश्न है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। इसका आंसर है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। भारत में उस समय सभी विदेशी वस्तु, विदेशी पुरुष, विदेशी चाल, विदेशी प्रेम, विदेशी रीति दिखलाई पड़ती थी। भारतीयता सब कुछ शेष नहीं रह गई थी। भारत के लोगों को देखकर उन्हें पहचान नहीं पाता था कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है। विदेशी विद्या पढ़कर लोगों को बुद्धि भी विदेशी हो गई थी। परदेशी चाल चलन भारतीयों को रचने लगी थी। वे विदेशी ठाठ बाट में रहने लगे थे। देश ही विदेश हो गया था। सपने में भी उसमें भारतीय का चिन्ह नहीं दिखलाई पड़ता। हिंदू हिंदी नहीं बोल पाते थे। अंग्रेजी में ही लोग भाषण देने लगे थे। अंग्रेजी भाषा का ही लोग उपयोग करते थे। उनका वाहन वस्त्र सब विदेशी हो गया था। लोगों की दासवृत्ति बढ़ गई थी। कवि समाज के इस नकली शिक्षित वर्ग की निंदा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। इसका आंसर है, दासवृत्ति की चाह चहूँ चारहु बरन बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। कविता स्वदेशी में रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने अंग्रेजों की निंदा की है और स्वदेशी का प्रचार किया है। भारतीयों में दासवृत्ति अर्थात नौकरों का स्वभाव विकसित हो गया था। ऐसा चारों वर्ण के नागरिक कर रहे थे। ऐसे भारतीय अंग्रेजों की खुशामद एवं झूठी प्रशंसा करते थे। वे मानो डफाली बन गए थे। कवि ने ऐसे भारतीयों की निंदा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदांश को व्याख्या करें।
दैन्य जड़ित अपलक न चितवन, अधरों में नीरव रोदन, युग युग के तम विष्णन मन, अपने ही घर में प्रवासिनी। इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्तियां भारत माता शीर्षक कविता से ली गई है। इसमें कवि सुमित्रानंदन पंत है। कवि का कहना है कि भारत माता गांवों में निवास करती है। भारत के लोग गांवों में निवास करते हैं। दीनता उनके चेहरे पर जड़ी हुई है, पलकें गिरती नहीं हैं, आंखें और चेहरा झुका हुआ है, होठों पर लंबी अवधि से निःशब्द रुलाई दिखाई पड़ती है। युग युग से चले आ रहे अंधकार के कारण मन विषैला हो गया है। भारत माता अपने घर में ही प्रवासिनी परदेशिनी बनी हुई है। अंग्रेजों के शासन के कारण भारत गुलाम बना हुआ है। तो ये था इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और बिहार बोर्ड की तरफ से पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।